हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम आगे का लेसन पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ टर्म, यानी पद क्या है। तो पद का डिफिनेशन है वह पद या वह शब्द या शब्द समूह जो किसी वाक्य का स्वतंत्र रूप से उद्देश्य और विधेय बनने की क्षमता रखता है, उसे हम पद कहते हैं। जैसे राम इज ए इंटेलिजेंट, इसमें राम उद्देश्य है और इंटेलिजेंट विधेय है। तो राम और इंटेलिजेंट जो शब्द है वे पद हैं। अब आ जाइए कि दूसरा क्वेश्चन है कि पद को अंग्रेजी में टर्म कहते हैं, लेकिन टर्म शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के द्वारा हुई है। तो इसका आंसर है टर्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा टेरेमिनिस, इसका स्पेलिंग होता है TERMINUS, टर्मिनस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है छोर या किनारा। तो उद्देश्य और विधेय भी जो है वह एक छोर में उद्देश्य होता है और दूसरे छोर में विधेय होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद की वस्तुवाचकता से आप क्या समझते हैं। तो इसका कहना है कि किसी पद के कहने से उस पद के अंतर्गत आने वाले जिन व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे ही उस पद की वस्तुवाचकता कहते हैं। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य पद की वस्तुवाचकता में संसार में जितने भी मनुष्य हैं उस श्रेणी में सभी उस में आ जाते हैं। तो यह हुआ पद का वस्तुवाचकता, यानी जब हम मनुष्य बोलते हैं तो संसार के सभी मनुष्यों का उसमें समावेश हो जाता है, पूरे वस्तुवाचकता का उसमें बोध होता है। अब आ जाइए किसी पद की गुणवाचकता से आप क्या समझते हैं। जब किसी के पद कहने से उस पद के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्ति, वस्तु अथवा वस्तुओं के सामान्य एवं सार गुण का बोध होता है तो उसे ही उस पद की गुणवाचकता कहते हैं। सार और गुण का अर्थ होता है कि जो उस पद के अंतर्गत जितने उसमें जो भी आते हैं उसमें वह सामान्य और सार गुण अवश्य रहता है। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य में विवेकशीलता, पशुता सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, चाहे वह कहीं का भी मनुष्य हो। ये अलग बात है कि उसमें किसी के आकार प्रकार में, गोरे काले में, लंबाई छोटाई, इस सब में अंतर होता है, लेकिन मनुष्य का जो सार और सामान्य गुण है विवेकशीलता और यानी सोचने विचारने की शक्ति, पशुता, ये सभी मनुष्यों में पाया जाता है और इसी गुणवाचकता के कारण वह एक कैटेगरी में आते हैं। इसको हम उस पद की गुणवाचकता कहते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपरीत पद क्या है। अगर दो पदों के बीच ऐसा संबंध हो कि एक पद के सत्य होने पर दूसरा अनिवार्य रूप से असत्य हो, लेकिन एक के असत्य होने पर दूसरे असत्य होना आवश्यक नहीं हो, तो वे पद विपरीत संबंध कहलाते हैं। इसको एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि जैसे हम एक पद के सत्य होने पर दूसरे अनिवार्य रूप से असत्य हो, मतलब अगर पहला सत्य है तो दूसरा नेचुरली है वो असत्य होगा, लेकिन यदि दूसरा असत्य है तो पहला असत्य हो या सत्य हो यह जरूरी नहीं है। जैसे लाल और काला, अगर हम कोई बोलते हैं कि यह पेन लाल है, अगर ये सत्य है तो ये काला रंग जो है सो उस पेन में नहीं हो सकता है, तो यह असत्य होगा। लेकिन अगर हम कहें कि दूसरे को पहले हम असत्य करार कर दें कि मेरा पेन काला नहीं है,
तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो काला नहीं है तो वो लाल ही हो, क्योंकि काला और लाल के बीच और भी रंग आते हैं। तो अगर काला नहीं है तो हो सकता है वो पीला हो, सफ़ेद हो, नीला हो। तो इसलिए जब दूसरे पद को हम असत्य बोलते हैं तो पहला पद सत्य हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन अगर पहला पद सत्य है तो दूसरा असत्य होता है। तो इसको हम विपरीत पद हम कहते हैं। अब आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साक्षर और निरक्षर पदों के बीच कौन सा विरोध का संबंध है। साक्षर का मतलब होता है जो पढ़े लिखे होते हैं और निरक्षर का मतलब होता है जो पढ़े लिखे ना हो। तो साक्षर और निरक्षर पदों के बीच व्याघाती संबंध है, यानी जब कोई व्यक्ति निरक्षर है तो वो साक्षर नहीं हो सकता है, और अगर वो साक्षर है तो निरक्षर नहीं हो सकता है। अब आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तर्क वाक्य किसे कहते हैं। जब हम भाषा के माध्यम से किसी निर्णय की अभिव्यक्ति करते हैं तो वह तर्क वाक्य कहलाता है। जैसे ऑल मैन आर मॉर्टल, यानी सभी मनुष्य मरणशील हैं, तो ये तर्क वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तर्क वाक्य में कितने अंग होते हैं। तो किसी भी तर्क वाक्य में 3 अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय और संयोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोजक को किस काल में होना चाहिए तर्क वाक्य में। तो इसका आंसर है कि तर्क वाक्य में संयोजक को हमेशा वर्तमान काल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तर्क वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो तर्क वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला पूर्णव्यापी भावात्मक वाक्य, दूसरा पूर्णव्यापी निषेधात्मक वाक्य, और तीसरा अंशव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य, और चौथा अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य। इसको मैं एक बार समझा देती हूँ कि पूर्णव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य को सिंबल में यानी ए वाक्य बोला जाता है। अगर आप ए वाक्य बोलिएगा तो कोई भी समझ लेगा कि यह पूर्णव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य है। उसी तरह से पूर्णव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य का सिंबल है ई, और अंशव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य को आई कहते हैं, और अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य को ओ कहते हैं। इसलिए तर्क वाक्य में 3-4 प्रकार के वाक्य होते हैं, ए, ई, आई, ओ। अब आ जाइए कि एवरी स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट का तार्किक रूपांतर क्या होगा। इसको लॉजिकली प्रूफ में रूपांतर करना है, यानी बदलना है। तो इसका आंसर होगा ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, और यह ए तर्क वाक्य में आएगा। अब आ जाइए कि एक आप अंशव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य का उदाहरण दें। तो इसमें है, और बहुत कुछ लिख सकते हैं आप, लेकिन मैं उदाहरण के लिए बता दे रही हूँ कि सम स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, यानी कुछ स्टूडेंट ईमानदार हैं। तो यह है अंशव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य। दूसरा है कि नो मैन आर परफेक्ट, यानी कोई भी मनुष्य परफेक्ट पूर्ण नहीं है। यह किसका उदाहरण है। तो यह पूर्णव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य यानी ई का उदाहरण है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति माने पूर्ण, जब हम किसी भी बात को पूर्ण रूप से निषेध करते हैं तो उसको हम पूर्णव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य यानी ई कहते हैं। तो यह पूर्ण है, इसको तार्किक रूपांतर होगा कि नो मैन आर परफेक्ट। तो यह पूर्णव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य है। अब आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अनुसार तर्क वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। तो गुण और परिणाम के आधार पर तर्क वाक्य 4 प्रकार के होते हैं।
गुण के आधार पर दो प्रकार के पुण्यव्यापी भवात्मक, पुण्यव्यापी निषेधात्मक, और परिणाम यानी क्वांटिटी के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, पूर्णव्यापी अंशव्यापी भवात्मक और पूर्णव्यापी भवात्मक। उसी तरह से अंशव्यापी निषेधात्मक, पूर्णव्यापी निषेधात्मक। अब आ जाइए कि पदों की व्याप्ति की स्मरण रीति क्या है। तो पदों की व्याप्ति स्मरण माने याद करने का क्या नियम है। तो इसमें है AS। इसमें मैं बतला दूं कि AEIO इन 4 वाक्यों को ये के आधार पर बतलाया गया है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं इसका जो आपका फार्मूला है उसको बतलाऊंगी। थैंक यू।